सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर शेख रशीद ने दावा किया है कि पंजाब असेंबली में ब्लॉक बन गया है। मुस्लिम लीग नून के 37 अरकान हुकूमत से मिलने को तैयार हो गए हैं। कौमी असेंबली में अभी ब्लॉक बनाने के लिए तादाद नहीं मिली। जो चीख रहा है उसकी गिरफ्तारी नजदीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद का कहना था कि चोर सियासतदानों ने हथियार ना डाले तो जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जिस रुकन पर जुर्म आ जाए उसे खुद शर्म करके असेंबली नहीं आना चाहिए। क्या इनकी औकात सिर्फ एक मर्सिडीज गाड़ी है? ये दावा भी किया शेख रशीद ने कि उनकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसहाक डार पाकिस्तान में होंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट को हटाने और पार्लियामेंट में नई लाइनअप के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की हिकमत अमली सामने आ गई। रहबर कमेटी ने नया चेयरमैन सेनेट नून लीग को देने की मंजूरी दे दी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज वकार सत्ती से। वकार, क्या हिकमत अमली सामने आई है? देखिए, 9 तारीख को अपोजिशन की जो जमातें हैं और वो रहबर कमेटी और तमाम वो पार्लिमानी लीडरान के हमरा चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ वो तहरीकें अदम एतमाद वो लाना जा रही हैं। उससे पहले इन्होंने नए चेयरमैन का भी फैसला करना था। रहबर कमेटी ने फैसला किया है कि चूंकि सेनेट में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, इसलिए नया चेयरमैन उनका हक है। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जराये का यह कहना है कि यह इतला मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुशावरत शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर राजा जफरुल हक और मुसद्दिक मलिक 2 नाम हैं, इस समेत 1-2 नाम और हैं, उनकी भी इतलात आ रही है जिस पर मुशावरत की जा रही है। और 2 दिन तक ये वो मुशावरत मुकम्मल करके बाकायदा वो रहबर कमेटी को नाम पेश किया जाएगा, जिसके बाद वो 11 तारीख को जो पार्लिमानी लीडरान रहबर कमेटी के हमरा पार्लियामेंट हाउस में ही एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नाम का ऐलान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सत्ती तफसीलात के लिए। ऑपोजिशन जमातें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ 9 जुलाई को तहरीके अदम एतमाद लाने की करारदाद जमा करा रही हैं। सेनेट के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक वोटिंग खुफिया होगी। चेयरमैन सेनेट की बरतरफी की तरीकाकार और ऐवान में पार्टी पोजीशन का बता रही हैं नौशीन यूसुफ। ऑपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी ने फैसला किया है कि 9 जुलाई को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद सेनेट में जमा कराई जाएगी। ताहम चेयरमैन सेनेट को हटाने का तरीकाकार क्या होगा? सेनेट के कवायद ज़वाबित के मुताबिक ऐवान के कुल अरकान के 1/4 मेंबर्स सेक्रेटरी सेनेट को 9 जुलाई को करारदाद पेश करने की तहरीक जमा कराएंगे। इस पर तमाम अरकान को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी होने के 7 रोज बाद करारदाद पेश करने की तहरीक को सेनेट इजलास में वाहिद एजेंडा आइटम के तौर पर शामिल किया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट नहीं करेंगे। मुहर्रिक मेंबर्स करारदाद पेश करने की तहरीक पेश करेंगे। इस तहरीक की मंजूरी के लिए 26 सेनेटर्स की हिमायत दरकार होगी। चेयरमैन सेनेट को 30 मिनट तक बात करने दी जाएगी। तहरीक पेश करने की इजाजत के बाद करारदाद पर खुफिया राय शुमारी होगी। अक्सरियत ने हटाने का फैसला दे दिया तो चेयरमैन सेनेट ओहदे पर नहीं रहेगा और बाद में नए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। मौजूदा सेनेट में पार्टी पोजीशन कुछ यूं है। इस वक्त 104 के ऐवान में 103 अरकान हैं। हल्फ न उठाने वाले साक डार के बगैर मुस्लिम लीग नून के 30 सेनेटर्स हैं। इनमें 17 मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीते थे, बाकी 13 आजाद हैसियत से जीते हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21, जमीयत उलमा इस्लाम फेक के 4, जमात इस्लामी के 2, ANP का 1, नेशनल पार्टी के 5 और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथ 4 सेनेटर्स हैं। यू सेनेट में अपोजिशन के 67 सेनेटर्स हैं। हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14, MQM के 5, फाटा के 7, मुस्लिम लीग फंक्शनल का 1, BNP मैंगल का 1 और सेनेटर सादिक संजरानी समेत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 8 सेनेटर्स हैं। यूं हुकूमत को 36 अरकान सेनेट की हिमायत हासिल होगी। अगर सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो नए चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी होगा और ये इंतखाब भी खुफिया राय शुमारी से होगा। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कि कल मंडी बहाउद्दीन में मरियम नवाज का जलसा होगा या नहीं। मकामी इंतजामिया ने कायदे आजम ग्राउंड को सील कर दिया। बारिश के बायस ग्राउंड में पानी भी जमा हो गया। मुस्लिम लीग नून ने कल इस ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर रखा है। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज राना अंसर से। राना, बताइएगा मकामी इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन का जो कायदे आज़म ग्राउंड है उसमें मुस्लिम लीग नून की मंडी बहाउद्दीन की जो क़यादत है उसने कल शाम 6 बजे के करीब जलसे का ऐलान कर रखा है। जलसे से मरियम नवाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगी। जिले इंतजामिया ने जलसा करने से नून लीग को कायदे आज़म ग्राउंड में रोक दिया है। इस बारे में जिले इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा सकती। उनका कहना है कि ये बिल्कुल शहर का ऐसा हिस्सा है जिसके एक तरफ तो अस्पताल है, दूसरी तरफ जेल है और ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस और स्पेशल ब्रांच से जो रिपोर्ट्स ली गई थी जलसा की परमिशन देने से पहले, जिले इंतजामिया का कहना है कि उन जो रिपोर्ट्स में सिक्योरिटी
सिक्योरिटी खदशात का भी कहा गया था कि यहाँ पर जलसा करना मुनासिब नहीं है, सिक्योरिटी खदशात है, इसलिए परमिशन जो है वो नहीं दी गई। इस बारे में जो डीपीओ मंडी बहाउद्दीन नासिर सियाल है उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मुतबादिल ऑप्शन दिए गए हैं नून लीग की क़यादत को। इसके बिल्कुल 300 या 400 मीटर का फासला है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहां पर कहा गया कि यहाँ पर जलसा किया जा सकता है, या फिर नून लीग जहां शहर से बाहर कोई मकाम मुंतखब करे वहां पर जलसा जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जलसा के जो मुंसिब है शाहिद रजा है कि जलसा यहीं पर होगा और कल होगा। मरियम नवाज से उनसे मेरी बात हुई, मुतबादिल जगह फराहम की गई है, कहा गया है ऑप्शंस दी गई हैं नून लीग को, लेकिन नून लीग कहती है जलसा इसी ग्राउंड में होगा। बहुत शुक्रिया राना। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने दावा किया है कि ऑपोजिशन के पास कोई इशू नहीं, तहरीक कैसे चलाएंगे, ऑपोजिशन बाहर निकलने का शौक पूरा कर ले, आवाम साथ नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने दावा किया और कहते हैं कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में बहम मुश्तरक एजेंडा मनी लॉन्ड्रिंग है। करप्शन कोई भी करे उसे कैफिर किरदार तक पहुंचना ही होगा। मुल्क को सही ट्रैक पर डालने के लिए सख्त फैसले जरूरी थे। ऑपोजिशन जमहूरी रवैया इख्तियार करे, बातचीत हो सकती है। मनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की अहलिया नबीला ने कहा है कि वो राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भीख नहीं मांगेंगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो भी गए तो वो ऐवान नहीं जाएंगे। अहमद फराज की रिपोर्ट। लाहौर की कैंप जेल में बंद राना सनाउल्लाह से मुलाकात और खाना पहुंचाने के लिए उनकी फैमिली और वकला ने एक बार फिर कोशिश की। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह की अहलिया नबीला और दामाद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से राना सनाउल्लाह के मामले पर आज खुद नोटिस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो कल भी खाना लेकर आए, आज भी, लेकिन हुक्काम ने खाना वापस कर दिया। जुल्म और सितम इसी तरह जारी रहा तो जल्द आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मेरी एक ही डिमांड है अब शहरयार अफरीदी से कि वो जो तस्वीर उसने भेजी है ना राना साहब की, वो मुझे बताए कि वो तस्वीर किसने दी है इनको। जिसने तस्वीर दी है उसी ने वो हिरोइन रखी है उनके अंदर। राना सनाउल्लाह के वकील मोहसिन रजा भट्टी का कहना था कि राना सनाउल्लाह से मुलाकात नहीं कराई जा रही, मीडिया और सियासतदानों को जेल के बाहर जमा होने की सजा दी जा रही है। सर्टिफाइड कॉपी भी मुयसर कर दी तो उन्होंने कहा अलहदा से एक रोबकार बनवा के लेके आए, वो रोबकार भी इनको दे दी। इसके बावजूद ना तो ये खाना दे रहे हैं ना उनको अद्वियात दे रहे हैं और उन्हें जो है जेल के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और उन पे जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की फैमिली के अलावा मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी जेल के बाहर मौजूद थे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। जिन्ना अस्पताल इदारा बराए अमराज क़ल्ब इदारा अमराज अतफाल को चलाना मुमकिन नहीं। वफाकी काबीना ने मौजूदा माली हालात में सिंध के 3 बड़े अस्पतालों का इंतजाम संभालने से इनकार कर दिया। वफाकी हुकूमत अस्पतालों के उमूर सूबाई हुकूमत को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को इन अस्पतालों को वफाक के सपुर्द करने के अहकाम जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 जनवरी को कराची में मौजूद कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब, कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल और जिना अस्पताल को वफाक के सुपुर्द करने के अहकामात दिए थे। अहकामात की रोशनी में वफाकी काबीना ने अपने इजलास में कराची में मौजूद NICVD, NICH और जिना अस्पताल के इंतजामी उमूर चलाने से माजरत कर ली है। इस सिलसिले में बाकायदा तहरीरी तौर पर हुकूमत सिंध और अस्पताल इंतजामिया को भी आगाह कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने अपने इजलास में बताया कि मौजूदा माली हालात के पेश नज़र अस्पतालों को वफाक के तहत चलाना मुमकिन नहीं। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत अस्पतालों के इंतजामी उमूर सूबाई हुकूमत के सुपुर्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर करेगी। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का बयान शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि कराची के सरकारी अस्पतालों पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। पहले ही कहा था कि वफाकी हुकूमत में अस्पताल चलाने की हिम्मत नहीं है। नियाज़ी सरकार सूबाई मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फैसले से साबित हो गया अवाम से नियाज़ी सरकार को कोई सरोकार नहीं। ये कैसी हुकूमत है जो अवाम के मसाइल पर अपने फंड्स को तरजीह दे रही है। एक बार फिर आपको लाहौर लिए चलेंगे। चेयरमैन FBR मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले कभी नहीं था, 99C सेक्शन है, आप चाहे आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल रह गया CNIC का।
सर वो अभी तो ये सवाल CNIC का सवाल तो पैदा ही नहीं हुआ। अभी आप कह रहे हैं मार्केटें रुक गई हैं। अभी सर मेरी बात सुने प्लीज़, बात को कंप्लीट कर दें मुझे। अभी तो ये अगस्त से अप्लाई है, अगस्त के बाद रिटर्न आपकी आएगी जाके सितंबर में। अभी तो कानून नाफिज ही नहीं हुआ। हमने नाफिज होने से पहले ही उसको 1 महीना आगे कर दिया है। तो CNIC के बारे में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि CNIC की जो भी तकालीफ आएंगी मैं उसके लिए यहाँ मौजूद हूँ। अगर जिंदा रहा तो मौजूद हूँ और आपके साथ बात करेंगे। अभी तो कानून जुलाई 1 से ये CNIC कानून एप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं लोगों का देखिए, लोगों का गलतफहमी इसलिए है, ये हमारी खराबी है कि हमने एक्सप्लेन नहीं किया लोगों को कि आज हमारी खराबी है। हम तो मान रहे हैं इस बात को, हमने आप एक्सेप्ट किया कि आज CNIC वाला कानून एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं आपको मैं एक सेकंड मुझे बात करने दें। 2 चीज़ों के बारे में गलतफहमी आई है। एक चीनी की शॉर्टेज के बारे में बात की गई मुझसे और एक घी के बारे में बात की गई है, जो मैं बिल्कुल ओपन बात करने को तैयार हूँ कि मुझे बताया गया है कि मंडियों में प्रॉब्लम आती है। घी के बारे में उसकी बुनियादी वजह टैक्सेशन नहीं है, बल्कि उसकी वजह कहीं कस्टम ड्यूटी की किसी एडजस्टमेंट की वजह है, जो ACD है, कस्टम ड्यूटी है। हमने कल उस पर बात की है। अगर कहीं, और वो भी इम्पोर्ट स्टेट पर, उसका ताल्लुक अभी तो वो इम्पोर्ट होगा, फिर घी बनेगा तो आएगा। तो अगर घी नहीं उठाया जा रहा तो इसका मतलब है उसकी वजह वो नहीं है जो कही जा रही है। अच्छा, उस पर अगर ACD के अंदर कोई एरर है और वो उससे घी की प्राइस बढ़ती है, मुझे ख़ास हिदायत है वज़ीर आज़म साहब की कि अगर घी की प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, अगर उस ड्यूटी को हमें एडजस्ट करना है तो हम एडजस्ट करेंगे और घी की कीमत मार्केट में नहीं बढ़ेगी। ये हमें वाज़ेह नहीं, मेरी बात सुन लीजिए साहब, वाज़ेह हिदायत है कि घी की कीमत नहीं बढ़ेगी। और ये इम्पोर्ट स्टेज पर है, ये तो अभी आप मार्केट में अगर नहीं उठा रहा तो इसका अब मसले को थोड़ा समझें। अब हमारी बात भी समझें जो हम क्या कह रहे हैं। हमारा मसला जो है, ये रेजिस्टेंस जो आपको नज़र आ रही है, ये सारा जो आपको सो कॉल्ड बेचैनी नज़र आ रही है, ये जो सो कॉल्ड रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ये इसलिए इसकी 2 वजूहात हैं। इसकी पहली वजह ये है कि हम ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री से जो अगला डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसको टैक्स लिस्ट में आना चाहिए, जो आज नहीं है। शुगर में भी नहीं है, सीमेंट में भी नहीं है, फर्टिलाइज़र में भी नहीं है, घी में भी नहीं है। अब ये फैसला चैम्बर कर ले। आज मुझे बता दे, चैम्बर कहता है कि वो डीलर वाला टैक्स सिस्टम में नहीं आना चाहता। ये भी अगर उनका फैसला है तो मैं जाके ये वज़ीर आज़म साहब को बता दूंगा कि साहब उनका फैसला ये है कि वो नहीं आना चाहता। वो नहीं आना चाहता। नहीं फेयर इनफ, नहीं फेयर इनफ। तो सर मियां साहब वहाँ पे सवाल है, एक सवाल मेरा है सर, मेरा एक सवाल है, अगर इनकम टैक्सेबल है तो क्यों नहीं आना चाहते? सर ये उनसे पूछें। नहीं हाँ, तो मैं उनके पास जाऊँगा ना जी, मेरे पास सारे आए थे। मैं दोबारा आता हूँ, शुगर वाले सारे आए थे, शुगर डीलर वाले सारे आए थे। मैंने उन्होंने कहा कि हमारा टर्नओवर टैक्स 1.5% ज़्यादा है, आप इसे कम करें। मैंने 1.25 कर दिया। सीमेंट वाले मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें कम करके 0.25 कर दिया। अब जो वो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। मगर कोई एक आदमी जो पाकिस्तान में एक इनकम कमा रहा है और वो ये कहता है कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रेट ऑफ टैक्सेशन को नहीं मानते और हम नहीं रजिस्टर कराएंगे, तो सर इस पर फिर मैं और हम अच्छा आगे आप शिकायत दिए कि मुझे अफसर तंग करेगा, यही बात है ना। मैं अफसर को अलग करने को भी तैयार हूँ, मगर आप कहीं किसी जगह पे तो आके मुझे मेरे साथ बैठना पड़ेगा ना कहीं कि कोई एक स्टेज आएगी। फाइलर बनाए ना, हम तो फाइलर के साथ जी, तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। मैं सर यही तो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चीनी का डिस्ट्रीब्यूटर डीलर और सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर डीलर का दोनों का टर्नओवर टैक्स 1.25% से कम करके 1.25 कर दिया गया है, कानून में मौजूद है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ, 30 साल से कभी नहीं हुआ। ये जो मैडम कह रही है हमने जल्दी की है, मैडम हम तो सब तो स्लो गए। हमने तो रेट अगर आप देखें तो डीलर ऑफ शुगर, डीलर ऑफ सीमेंट का रेट टर्नओवर टैक्स कभी ज़िंदगी में पिछले कम से कम 20 साल से कभी टर्नओवर टैक्स को नहीं सेटल किया गया। हमने डीलर का रेट कम कर दिया है। अब अगर डीलर हजरात ये कहते हैं कि उन्होंने टैक्स सिस्टम में नहीं आना, उनका भी ये रेट कर दे, सब डीलर का यही रेट नहीं हमने कर दिया, FMCG कर दिया। और अगर आप ये कहते हैं कि FMCG को डिफाइन कर दें, वो भी हम करने को तैयार हैं। मैं यही अर्ज़ करूँ ना, देखिए बात ये कि अफ़ाम व तफ़हीम से बैठेंगे, मगर अगर एक आदमी ये हुक्म करना चाहता है कि वो डीलर रजिस्टर ही नहीं होना चाहता, तो शायद ये बात वी विल एग्री विद यू। तो और जो बात अंजुम निसार साहब ने की है, देखिए सर मैं क्योंकि चेयरमैन FBR हूँ, अब वहाँ साहब आगे जवाब देने में ज़्यादा लगते हैं। टैक्सेशन के निज़ाम में सर अंजुम साहब, टैक्सेशन के निज़ाम में
मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको जिस तरह अर्ज़ किया, पहली बात आपकी रॉ मटेरियल की इंपोर्ट कंसाइनमेंट को मैं टैक्स के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं आपसे बिजली के बारे में या आपसे नहीं, मेरी बात समझ लें, मैं आपकी रॉ मटेरियल की इंपोर्ट को जितना ईजीएस्ट कर सकता हूँ करूँगा। मैं आपकी इंपोर्ट की होल्डिंग को कम करूँगा। मैंने रेट ऑफ टैक्स को कम करना है। डिविडेंड को मैंने 25% नहीं किया सर, ये आपकी बात हो रही है। मैंने एग्जाम इंडस्ट्री में किया, सिर्फ एग्जाम मैंने डिविडेंड को 15% से नहीं बढ़ाया, सिर्फ उधर बढ़ाया है जहाँ एग्जाम्प्ट है, जो IPPs हैं या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो टैक्स से एग्जाम्प्ट है। मैंने कोई रेगुलर रेट नहीं बढ़ाया है। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है कि हमसे खामी ये हुई है या क्योंकि हम एमनेस्टी में लगे हुए थे। नहीं सर, मैं दोबारा सर, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं सर मैं दोबारा अर्ज कर दूँ सर, मैं दोबारा कर दूँ। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जो भी रीज़नेबल डिमांड आएगी वो हम तमाम चीज़ें। मैडम आपने बात की ट्रांजिशन की, मैंने कहा कि हमने CNIC की शर्त को ऑलरेडी अप्लाई अभी किया ही नहीं है, और उसमें यह भी हमने लिख दिया है कि 50,000 की लिमिट डाल दी है। हम बायर के बारे में सवाल से गुड फेथ पे सवाल नहीं करेंगे, और इस पर कोई क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है वो भी डाल देंगे। लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साहब अब आगे हैं वो बयान करेंगे। लास्ट बात है कि हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि किसी भी आदमी का ऑडिट जो लॉ में था कि वो 1 साल से 3 साल किया जाएगा, हम सर्कुलर इशू करेंगे, किसी भी आदमी का ऑडिट बार बार नहीं किया जाएगा, वो 3 साल लिमिट हम। लास्टली बात सर ये कि मैं सारी ज़िंदगी टैक्स प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ऑडिट से रिजल्ट नहीं आते। ऑडिट इज़ मोर ऑफ अ हैरेसमेंट देन एनीथिंग एल्स। तो मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहना चाहता हूँ कि 122(5) एक आप सारे टैक्स जानते हैं, आप सारे 122(5) के डसे हुए हैं कि आप अफसरान आपसे, और आप ये भी आप इस बात को भी, मेरी बात को कम से कम इतना रखेंगे कि इस 30 जून को आपको प्रेशर नहीं डाला गया जो पहले डलता रहा है। आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, और इंशाल्लाह ताला आइंदा वो प्रेशर आपको नहीं नज़र आएगा। तो बाकी जो आपकी जायज़ जो घी के बारे में बात है या चीनी के बारे में बात है, चीनी का मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, चीनी का टर्नओवर टैक्स पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डीलर का 0.25 कर दिया गया है। ये शायद हम डिसमिनेट नहीं कर सके, हम डिसमिनेट करेंगे। और होलसेलर्स और चीनी की जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि कोई शॉर्टेज नहीं है। वो जो नहीं उठा रहे हैं उसकी वजह यह है कि वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते। उनसे हम बात करेंगे, जो भी रास्ता निकलेगा हम उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। हम आपसे भाई आपको ज़रा बता दूं, मैं 2 दिन में जो चीनी मैंने परचेज की है, पहले 68 पे ली है 1 वीक बैक, उसके बाद 70 पे ली है, और कल और परसों में उन्होंने 71 बना दी। होलसेल की बात कर रहा हूँ। मगर सर देखिए, मैं इसमें अर्ज़ करूँ ना, बशीर भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, बात ये है कि देखिए हमारी तो हमाद साहब ने असेंबली में भी कहा कि जो हम फेयर बात कर रहे हैं। हमने जो सेल टैक्स लगाया 17%, उसका फ़र्क 3 रुपये 26 पैसे बनता है। अब वो 3 रुपये 26 पैसे का मार्केट अगर 30 रुपये इफेक्ट दे रही है तो ये कसूर मेरा नहीं है। मैं 3 रुपये 26 पैसे के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ 3 रुपये 26 पैसे मैंने बढ़ाया है, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मगर 3 रुपये 26 पैसे के अलावा अगर बढ़ी मार्केट, अच्छा उसकी वजह ये है, मैं फिर आपको दोबारा रीस्टेट करता हूँ कि वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स सिस्टम में आने से रजिस्ट कर रहे हैं। तो अब उसको मगर हम भी ऑब्वियसली किसी के साथ जाती करने को तैयार नहीं है, के लिए नहीं बैठे हुए, वो हम इंशाल्लाह ताला उसको। मगर मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन कि सर इस सारे निज़ाम और टैक्सेशन का इफ्तिखार अली मलिक साहब ने ज़िंदगी इस काम में गुजारी है, इसका एक ही इलाज है सर कि हम इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन को कम से कम करें, लोगों को कम से कम करें, और उसको जिस हद तक ऑटोमेट कर सकें ऑटोमेट करें, क्योंकि इसके अलावा और आइंदा तारीख में कोई नहीं है। हमने सेटल रजिस्ट्रेशन कर दी है, 148 कर दिया है, हमने इम्पोर्ट सेज कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला ऑडिट भी नहीं होगा। तो आप कम से कम शक्ल देखेंगे उन लोगों की जिनसे आप समझते हैं कि वो आपको हैरेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज बातें बहुत क्लियर हो गई हैं जी, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी। ठीक है, आप जो सवाल जब जारी रखें, मैं फिर जी। मेरा नाम मोइन है जी। एक SRO आया था 237 जी, इसका काफ़ी जिक्र चलता रहा। 19 फरवरी को आया, बाद में रज़ाक साहब ने हमें फेवर करते हुए उसको एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक। आज मैं सुबह रज़ाक साहब के साथ ही था 19। उसकी भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। अच्छा, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ इस चीज़ को। अच्छा देखिए जी, ये एक इम्पॉर्टेंट तब्दीली है जो इसकी भी बहुत डिटेल बैकग्राउंड है। मेरे साथ मेरे मेंबर बैठे हुए हैं। ये आप जहाँ तक मुझे कह रहे हैं, ये आप बात कर रहे हैं इम्पोर्टेड गुड्स के बारे में, ठीक है।
अच्छा, देखिए पाकिस्तान इस वक्त बहुत, जो निसार साहब ने बात की है, पाकिस्तान इस वक्त सीरियस प्रेशर में है ऑफ डी-डिजिटलाइजेशन, और आई विल से प्रीमेच्योर डी-डिजिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड, स्मगलिंग। हमारे अपने मसाइल अपनी जगह पर हैं, मगर ये आउटसाइडर मसाइल है, और अंडर इनवाइसिंग। सर मेरी गुजारिश कंप्लीट, सर मेरी हाँ जी, मैं इसलिए सर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो 19 फरवरी की उसमें नोटिफिकेशन था कि वो SRO इम्प्लीमेंट हो जाएगा। SRO ये था कि जो 19 फरवरी के बाद के BL की का हाँ वो हम करेंगे, वो क्लियर नहीं होगा, वो करेंगे। हाँ वो 30 जून तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। प्रॉब्लम वो सुबह मैं कह रहा हूँ, मैं सुबह इस्लामाबाद पहुँच के मंडे को मैंने फैसलाबाद जाना है, वो मैं अपने कस्टमर उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो वो BL पे था, अभी हमारी शिपमेंट जो है समझ गया, पोर्ट पे खड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है, 30 जून से पहले के BL है, एवरेज पार्ट है, तो प्लीज वो जी बिल्कुल। मैं उसमें मैं उसको थोड़ा सा आगे लेना चाहता हूँ उसी बात को। देखिए अब हमने ये रिक्वायरमेंट की है, जो शिकायत हमें मिली है, और वो शिकायत जायज़ है कि अब जो भी आदमी चंद आइटम जो कि इम्पोर्टेड, जो थर्ड शेड्यूल में गिरते हैं, अगर इम्पोर्ट मंगाएगा तो उस पर भी रिटेल प्राइस की इम्पोर्टेड पे लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेड बिस्किट, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेड और क्या हमें टाइल्स। अच्छा, ये हमने बहुत सोच समझ के किया है लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन आइटम में हैवी अंडर इनवाइसिंग हो रही थी, और हम ये नहीं चाहते। उसमें शायद टायर भी है, तो हमें जब उस आइटम पे लिखा होगा इम्पोर्टेड प्राइस पे कि वो इतने आइटम की रिटेल प्राइस है, तो उसकी अंडर एडवाइसिंग को बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकेंगे। देखिए, आप इस बात को रियलाइज़ करें कि ये आप भी एक महाज पे जंग लड़ रहे हैं, हम 3-4 महाजों पे जंग लड़ रहे हैं, तो हमें हर चीज़ को साथ में देखना पड़ता है। तो ये इसको कुछ सोच समझ के किया गया है, बट जो गलती हो गई है उसके लिए हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और सही करेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद रफ़ीक हसरत साहब, रियल एस्टेट से। थैंक यू सदर साहब। मैं सर आपको रियल एस्टेट के बारे में, आप तो मिले भी थे मुझे, शायद मिले भी थे शायद पहले इस्लामाबाद में। सर मैं सर आपसे भी मिला था, हम साहब से मिला था, हमारे साहब से तो बेशुमार दफ़ा हम मिले सर, और वेरी काइंड ऑफ यू कि आप हमेशा हमें कम्युनिकेट करते हैं, टाइम देते हैं, वो भी सर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये सर रियल एस्टेट का शोबा है, वो आपकी नज़रों में बिल्कुल उसकी अहमियत नहीं है पाकिस्तान के कारोबार में। आप चाहते हैं कि हर बंदा अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंडस्ट्री में ले जाए। तो यहाँ तक बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े हमारे सीनियर सारे इंडस्ट्रीज बैठे हैं। मेरा पिछले 30 साल से इन लोगों से रब्ता है, मैं टाउन हाउस में रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमें कह देंगे कि भाई इंडस्ट्री में मौजे हो गए, आ जाओ, और इंशाल्लाह ताला हम सारे अपने रियल एस्टेट के काम करोगे, सारे इंडस्ट्री में। नंबर 2 सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपकी सर जो स्टेटेड पॉलिसी है रियल एस्टेट के बारे में, वो दो जो मैं समझता हूँ। नंबर 1 के जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको डॉक्यूमेंट करना जी, और उसके बाद दूसरे आपका पॉलिसी है कि ये सेक्टर में ज़्यादा टैक्स नहीं देता। नहीं, ये नहीं, सेकंड नहीं है सर, पहले तो बहुत ज़रूरी है सर। और उसके तहत सर आपने मेहरबानी की और आपने नॉन फाइलर का जो है ना बिल्कुल दाखिला बंद कर दिया रियल एस्टेट में, कि वो जो है ना जो भी खरीदेगा वो फाइलर बन जाएगा, नॉन फाइलर। हालांकि हमारी 80% जो है ना सर वो जो क्लाइंट थे, कस्टमर थे, वो नॉन फाइलर थे, वो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते थे। हम खुश हैं सर, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हर जो डील है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। लेकिन चंद एक चीज़ें जिसकी वजह से 30-35 लाख जो लोग रोजगार कमा रहे थे रियल एस्टेट से, वो बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। और अगर आप मेहरबानी नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर जो है मैं इसका फौरी जवाब देता हूँ, फौरी जवाब देता हूँ सर। आपके सवाल काफ़ी हैं सर। पहली बात तो ये सवाल मैंने करना है सर देखिए हाँ, कि आपने गेन टैक्स के बारे में जो 3 साल का पीरियड था उसको एक्सटेंड करके 10 साल कर 10 नहीं किया 8 कर नहीं, वापस कर दिया सर, 4 और 8 कर दिया। तो 4 आपने किया सर बिल्डर के लिए, 8 आपने किया रियल एस्टेट के लिए। सर वो मिल जाती है कैसे? एक आदमी है, उसने 6 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, वो यहाँ मुल्क के अंदर रहने वाला भी हो सकता है, वो ओवरसीज पाकिस्तान भी हो सकता है। उस वक्त FBR रेट नहीं थे, और जब ये 2016 में FBR रेट बने तो मैं खुद उस कमेटी में शामिल था जिसने पूरे पाकिस्तान के वैल्यू जो FBR थी बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शामिल किया था। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये नुकसान वाली बात है कि उस वक्त DC रेट बहुत कम थे, और कराची में तो अभी भी बहुत कम है। कि 6 साल पहले की जो उसकी खरीद है, जब अभी जो आपके FBR रेट है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और उसको जो है ना सर
बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ेगा दूध के सीधे से बाहर। सर मैं आपका जवाब दे दूं सर? आपने खुद कहा है कि 25 से 30% कारोबार अगले साल रियल एस्टेट का कम हो जाएगा, ये आपकी फोरकास्ट। सर मैं आपको जवाब दे दूं, सर मैं जवाब दे दूं आपको प्लीज, आप सवाल बहुत हो गए सर। सर आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो सर ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की हमें बड़ी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हम कंसंट्रेट करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर। और आप जिस तरह मैंने बताया 99C सेक्शन हमने है, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा निज़ाम लाएं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज जो है, देयर आर 2 बिजनेस इन रियल एस्टेट, वन इज द ओपन प्लॉट, अदर इज कंस्ट्रक्शन। वी विल लाइक टू, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इंडस्ट्री में आए, हम ये कह रहे हैं कि अगर पॉसिबिलिटी है, रियल एस्टेट भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर पॉसिबिलिटी तो कंस्ट्रक्शन को हम प्रमोट करना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करती है, पहली बात। दूसरी बात आपकी जो है वो ये कि अगर कैपिटल गेन में अगर उसने पुराना बाय किया है तो उसका वेस्टेड राइट है, एस्टेट जो कानून है वो हम देख लेंगे हैं हम सब, और उस कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप अमेंडेड बिल देखें तो हमने कैपिटल गेन का रेट सब्सटेंशियली कम कर दिया है। अगर आपने एक तो हाँ नहीं मैक्सिमम 20 नहीं है, वो 15 रहता है इफेक्टिवली, वो भी 15 कर दिया है, और उसको हम आपको एन ब्लॉक ऐड भी नहीं करेंगे सर। और आपने आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, उसको हमने जो रियल एस्टेट की वैल्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको आजकल भी परसों में मिल जाएंगी, और वो मार्केट वैल्यू के करीब होंगी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस सेक्टर में अनटैक्स मनी पार्क हो। ये हमारा बुनियादी फलसफा है। शब्बर जैदी कहते हैं कोई पाकिस्तान में कमा रहा है और कहता है कि मैं मुल्क के टैक्स कवानीन को नहीं मानता, तो ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।